हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। सबसे पहले मैं तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि इतने दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए जो वीडियो नहीं डाल पाए हम। रीज़न काफ़ी सारे हैं उसके। फेस्टिव सीज़न भी था और थोड़ा और कुछ और भी चल रहा था लाइफ में, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब ये वीकेंड मिला है तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना ले, डिटेल्ड और वीडियो बनाऊँ। काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं LMIA को लेके, नए रूल्स आए हैं अपने IRCC से, तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ, आप लोगों को बताऊँ कैसा चल रहा है। बाकी आप सभी लोगों को दिवाली तो जा चुकी है, लेकिन हैप्पी दिवाली आपको, आपकी पूरी फैमिली को। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों की कैसी दिवाली गई। यहाँ पे तो मैंने मतलब नितिका ने एक वीडियो शॉर्ट्स डाली थी कि यहाँ पे कैसी कैसी शॉपिंग होती है दिवाली की। महंगी काफ़ी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे मिलता नहीं है। मिल तो सब कुछ जाता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत बहुत महंगा होता है। तो यहाँ पे इवन मैंने देखा पटाखे भी मिल रहे थे। तो महंगा होता है, लेकिन आपको अगर मन है तो आपको सब कुछ मिल सकता है यहाँ पे। तो बाकी नित्या की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो वो भी वीडियो में नहीं आई आज। लेकिन मैं सोचा एक डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो फिर वैसे भी मेरा होना इनफ होगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा मेन आज का जो टॉपिक है वो जो LMIA को लेके उन्होंने मिनिमम वेज का जो चेंजेस करा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली उन्होंने जो मीडियन वेज है, जो हाई पेइंग जॉब होते हैं LMIA की, वो जो मीडियन वेज है वो 20% से हाइक कर दी है। दैट मीन्स और वो जो ये रूल इफ़ेक्ट हो रहा है वो 8 नवंबर से इफ़ेक्ट में आ रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे उस पर LMIA पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका फ़र्क ये पड़ेगा, बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले आप जो बाहर के LMIA देते थे फॉरेन वर्कर्स को, तो लेट सपोज आपने एक जो मीडियन वेज था वो समझ लो आप $10, बेसिकली $10 पर आवर के हिसाब से, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, $10 पर आवर के हिसाब से आप बुलाते थे, ठीक है, आप उतनी वेज देते थे। लेकिन उसको उन्होंने बढ़ा के $12 कर दिया है। तो अब उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? उससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि हर कोई कंपनी, पहले क्या होता था LMIA में बहुत धांधलीबाजी होती थी कि कुछ पैसे ले लिए दे दिया और ये सब कुछ हो गया। तो अब आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि नहीं, हम सामने वाले बंदे को 10 की जगह नहीं $12 पर आवर के हिसाब से हायर कर रहे हैं, और उनको अपनी स्टेटमेंट्स और अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ेंगी, अपना बिजनेस दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इतनी इनकम है कि आप इतनी जो सैलरी पे बुला रहे हो वो सैलरी आप दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। पहले क्या होता था, पहले ना आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाते थे, लेकिन भले ही उसके अंदर आपकी इनकम उतनी नहीं दिख रही कि जितना आप बंदे को बुला रहे हो, लेकिन फिर भी आप ना CPA से, लॉयर से अगर अटेस्ट करवा के दे देते थे कि हाँ भाई इनका बिजनेस फाइनेंशियल इतना वाइबल है कि वो उसको बुला रहा है, उसको सैलरी वो दे देंगे, तो भी चलता था। लेकिन अब IRCC ने ये अटेस्टेशन ही ख़त्म कर दिया कि भैया हम अटेस्टेशन मानेंगे ही नहीं, हमें नहीं, हम मानेंगे नहीं, चाहे अब तुम लॉयर से करवाओ, चाहे तुम CPA से करवाओ, किसी से भी करवाओ, हम अटेस्टेशन कैंसिल कर रहे हैं और अब हम अपने हिसाब से देखेंगे। बेसिकली क्या है, LMIA का बहुत कुछ चल रहा था, बहुत धंधेबाजी जो सामने भी आ रही थी, उसके ऊपर इन्होंने कंट्रोल बनाने के लिए करा है। इनका मेन जो फोकस रह गया है, मेन फोकस ये है कि भैया बाहर से टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को कम से कम बुलाओ। जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं, ये उन पे ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और वो भी जो लॉ के अंदर, लॉ के अकॉर्डिंग रह रहे हैं। अगर लॉ के अकॉर्डिंग आप इलीगली वैसे ही रह रहे हो तो वैसे ही आप रडार पे हो, आपको वैसे ही वो चाहते हैं कि भैया निकलो यहाँ से। लेकिन अगर आप इन लॉ हो, मतलब लॉ के हिसाब से रह रहे हो, और अगर अभी भी आपका वैलिड है वर्क परमिट, तो इनका फोकस ये है कि भैया जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जो ऑलरेडी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनसे हमें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा इकोनॉमी पे, हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं ना। हम बाहर से बंदे अभी क्यों बुलाए? अगर हमारे पास यहीं पे 100 बंदे बैठे हुए हैं तो उन्हीं 100 बंदों को पहले हायर करो। तो इनका ये चल रहा है।
और एक और चीज़ इन्होंने करी है जो आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, जो इन्होंने अपने कोटाज जो हर साल के कोटा होते हैं वो कम कर दिए हैं अब। हर बार हर साल बढ़ाते रहते थे, लेकिन ये पहली बार अब जब इन्होंने कम कर दिया है तो। लेकिन उसके अंदर एक कैच पॉइंट है गाइस, वो ये है कि पहले क्या होता था, पहले ना इनका एक जो कोटा होता था ना वो बेसिकली सबको इंक्लूड करके होता था, चाहे वो सी कैटेगरी हो, ट्रेड स्किल हो, और कैटेगरी बेस्ड हो, एक्सप्रेस एंट्री हो, वो सबका मिला के कोटा होता था। लेकिन अब इन्होंने जो कैटेगरी बेस्ड है ना वो अलग से कर दी है। दैट मीन्स वो इस कोटा के अंदर नहीं आ रहे। तो जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है और जो एक्सप्रेस एंट्री सॉरी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो ड्रॉ है, इनका जो टोटल मिला के कोटा है ना वो अराउंड 100,000 1 लाख के करीबन कोटा बनता है, जो कि अलग है इस कोटा से जो उन्होंने बताया है। और जो तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है कि कोटा कम हुआ है, लेकिन जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है और कैटेगरी बेस्ड जो है उनके लिए अभी भी अच्छी ही खबर है इसके अंदर कि उन्होंने एक सेपरेट कोटा बना दिया। ये लगभग 1,20,000 के करीबन कोटा है उनका। और कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, यार मैं पहले पिछली वीडियो में बताया था कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ गया है। ये चाहे आपका हेल्थ केयर हो, फ्रेंच स्पीकिंग हो, या फिर ट्रेड स्किल हो, ये बिल्कुल इसके ऊपर फोकस कर चुके हैं। ठीक है, इन्होंने इस कोटा में फूड से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड को इस बार कवर नहीं करा है, जो कि काफ़ी बड़ा डिसीजन है, क्योंकि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स और आप बुलाते थे अब इनको इनको हटा दिया इस कैटेगरी से। तो लेकिन फिर भी यार हेल्थ केयर है, फ्रैंकोफोन है, मतलब फ्रैंकोफोन जिसको फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग और ट्रेड स्किल है। तो अगर आप इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके बारे में यार आपको आपके चांसेस अच्छे बन जाते हैं बेसिकली। और हेल्थ केयर में मैं बोलूँगा यार देखो, कुछ ज़्यादा मांगते भी नहीं है, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी भी एंड ऑफ द कनाडा ड्रीम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हो चेंज अपना करियर और हेल्थ केयर के अंदर जा सकते हो, जैसे एक चाइल्ड एडुकेटर है और बाकी नर्सिंग वर्सिंग हेल्थ केयर में तो जो है वो, अगर आप उसके अंदर शिफ्ट करवा के अपनी कैटेगरी बेस करवा सकते हो तो वो वेल एंड गुड है, उसमें कर सकते हो। SINP में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये सब भी काफ़ी है डिमांड में, तो उसके लिए भी कर सकते हो। फ्रेंच एक अनदर ऑप्शन है, फ्रेंच आप सीखो, इंग्लिश आइल्स के साथ फ्रेंच के एग्ज़ाम दोगे तो ये फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ निकल रहे हैं, आपको तो पता ही है, तो उसमें अंदर भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी CEC के लिए भी इन्होंने एक अलग से कोटा बना दिया, तो जो यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं या फिर यहाँ पर हैं ऑलरेडी जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मतलब ऐसा नहीं कि अब वो जो डर है वो थोड़ा कम करा है इन्होंने बेसिकली, क्योंकि उनका भी एक स्पेसिफिक कोटा है। पहले तो ना ऐसा होता था, वो देखते रहते थे कि कब हमारा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ आएगा, CEC ड्रॉ आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अब इन्होंने एक कोटा दे दिया कि हाँ भाई हम इतने बंदे तो CC कैटेगरी के बुलाएंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हर चीज़ बुरी नहीं है, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है, प्लस एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी प्रोफाइल अगर आप एलिजिबल हो, मैं CEC पर्टिकुलर CEC के लिए बोल रहा हूँ, CEC प्रोफाइल के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो प्रोफाइल हमेशा क्रिएट करके रखो 24/7। मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मतलब आज आपकी प्रोफाइल एक्सपायर हुई तो आपने सोचा यार चलो 2 दिन बाद मैं दोबारा बना लूँगा, 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है ना, तो आपको रिन्यू करनी पड़ती है। नहीं यार मेरे को टाइम नहीं मिला, 2 दिन के बाद रिन्यू नहीं, हमेशा 24/7 आपकी प्रोफाइल जो है ना वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता CEC का, वो जो पिछले आई थिंक लास्ट ईयर 75 स्कोर लो स्कोर इन्होंने ड्रॉ निकाला था। तो यू नेवर नो कि ये क्या कर सकते हैं और कब क्या कर रहे IRCC। तो हमेशा अपनी प्रोफाइल एक्टिव रखो और होप फॉर द बेस्ट यार। तो बाकी कैटेगरी बेस्ड जो बता ही चुका हूँ यार, इससे ज़्यादा तो मतलब वो खुल के IRCC भी नहीं बोल सकता कि भैया हम तो कैटेगरी बेस्ड वालों को बुलाएंगे, फ्रेंच स्पीकिंग वालों को बुलाएंगे। अगर आपकी जॉब कैटेगरी हमारे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए
एलिजिबल है, मतलब हमारी कोई प्रोविंस में उस कैटेगरी जॉब कैटेगरी के बंदे नहीं हैं, रिक्वायर्ड है, तभी आपके चांसेस हैं, वरना नहीं है। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है आईआरसीसी की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना तैयारी करो। और एजुकेशन के लिए अगर मैं आ रहा हूँ आना चाहते हो एज अ स्टूडेंट, तो मैं बोलूँगा रेदर कि आप ओंटेरियो, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, इवन कैलगरी भी आप प्रेफर करो। उसके बदले आप सचकैशन प्रेफर करो उसके स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि सचकैशन अभी भी अच्छे चांसेस दे देता है आपको अपना स्टूडेंट वीज़ा पीआर में कन्वर्ट करने के, इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंस। तो आप कंसीडर करो, अगर स्टूडेंट में आपको आना ही चाहते हो तो आप कंसीडर करो सचकैशन को। और जैसा मैंने पढ़ा भी है, जैसा मैंने सुना भी है, सचकैशन में इमिग्रेंट्स का लेवल जो है वो उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए, और कंपैरेटिवली मतलब और प्रोविंस के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे उतना फ़र्क पता नहीं चलेगा। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जैसे पहले भी बताया था, डिस्कस कर रहा था कि भाई कनाडा इंडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है ऊपर नीचे का, तो यार वो तो चलता रहेगा, वो पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ रहा है। मतलब अब मेरे पूरे सिचुएशन में मैंने कहीं पे भी मतलब उससे फ़र्क नहीं देखा, ठीक है, तो उसकी टेंशन ही छोड़ दो कि क्या चल रहा है, उससे क्या इमिग्रेशन पे चलेगा। ये जो भी तुम इफेक्ट देख रहे हो, चेंजेस देख रहे हो, ये कनाडा इंडिया के रिलेशन की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि वो इमिग्रेशन रूल कंट्री बेस्ड नहीं निकाल रहे, वो निकाल रहे पूरे मतलब कनाडा लेवल के बेसिस पे। और ऑब्वियसली यार देखो, जो कनाडा है ना, वो बेसिकली अब एक मतलब ये हमारा राइट तो नहीं है ना कि हाँ नहीं हमें तो तुम पीआर दो ही दो। वो अपनी इकोनॉमी का भी तो सोचेंगे ही कि भैया इकोनॉमी को क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है, तो उसके हिसाब से वो रूल चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये कनाडा और इंडिया के रिलेशन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करके वो ये चेंजेस नहीं ला रहे। तो ये इस चीज़ से स्ट्रेस फ्री रहो कि इससे कुछ इमिग्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और ना ही पड़ रहा है। ना ही यहाँ पर जो बंदे हैं उनके साथ कुछ भेदभाव होना स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं सचकैशन की बात करूँ तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हमें बिल्कुल भी कहीं पे ऐसा एहसास नहीं होता कि हाँ कि यार कुछ ऐसा चल रहा है, इंडिया कनाडा के बीच में तनाव चल रहा है, सिचुएशन ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने रूल्स को फॉलो करो, वेल एंड गुड है यार। इमिग्रेशन बहुत सपोर्ट करता है हमारी मतलब कनाडा की इकोनॉमी को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कनाडा गवर्नमेंट की ऐसे कुछ हार्श डिसीजन ले लेंगे वो कि वो आने वाले लोगों को कम कर सकते हैं कि हाँ भाई ऑलरेडी हमारे पास बहुत हो गए हैं, हमारी इकोनॉमी तो कम आओ, लेकिन बुलाएंगे ज़रूर। बंद तो वो भी नहीं कर सकते, चाहे दूसरी गवर्नमेंट भी आएगी, बंद तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई डिपेंड करती है इकोनॉमी इमिग्रेशन पे। तो बाकी तैयारी करते रहो, होप फॉर द बेस्ट, लेकिन जो ऑप्शंस अब बचे हैं उसी के बेसिस पे अपनी प्रोफाइल को मैं बोलूँगा चेंज करो, और फिर पूल में एंटर करो, और सीईसी के लिए हमेशा प्रोफाइल एक्टिव रखो। और बाकी अगर इसके अलावा अगर कोई जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं आईआरसीसी के लिए और आपको उसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताओ, बाकी मैं उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा। हालांकि जैसे जैसे चेंजेस आते रहते हैं, मैंने नोट डाउन कर रखे थे कि जो जो चेंजेस आए वो मैं आप लोगों को बता दूं, कवर कर दूं, तो वो मैंने इसलिए एक वीडियो बना ली। बाकी एक और मेरे को पता चला है क्यूबेक ने तो आई थिंक पीएनपी जो उनका होता है वो फ्रीज कर दिया है। तो वैसे भी क्यूबेक का ना, जो क्यूबेक वाले हैं वो अपना एक्सप्रेस एंट्री से अलग बना के चलते हैं कि भैया हम इसमें किन एक्सप्रेस एंट्री मतलब आईआरसीसी के उसके नहीं आते, हम अपना अलग से चलाएंगे जो इमिग्रेशन है। तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं वैसे भी, क्योंकि वो तो अगर उधर जाना है आपको क्यूबेक तो आपको फ्रेंच तो आनी चाहिए, वो आपका एक रूल है, मतलब उसके बिना तो वहाँ पे जाना बेकार है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल भी अगर आप मतलब कन्वर्सेशन करना चाहोगे ना तो उसके अंदर वो फ्रेंच ही प्रेफर करते हैं। तो हाँ, हालांकि धीरे धीरे कम कर रहे हैं, काफ़ी प्रोविंस कम कर रही हैं, सिचुएशन में भी एसआईएन विड्रॉ बहुत कम आ रहे हैं लेकिन बहुत देर बाद आ रहे हैं। लेकिन ये कि यार थोड़ा अभी माहौल थोड़ा मतलब जॉब का थोड़ा ऐसा है, थोड़ा ना मतलब कि कम है जॉब मार्केट में, लेकिन
ऐसा नहीं है कि एक रीज़न ये भी हो सकता है ना, क्योंकि विंटर में ना यहाँ पे ना जॉब फ्रीज हो जाती है, ठीक है, तो जॉब वो फ्रीज हो जाती है ना, तो इस वजह से भी मार्केट में इस वक्त जॉब कम है। तो मैं जो सोच पा रहा हूँ कि मतलब अगले जो समर आने लगेगा तो उस टाइम दोबारा से ये ड्रॉस काफ़ी ज़्यादा चालू हो जाएंगे, क्योंकि एनीवे विंटर में वो हमारे यहाँ पे मार्केट में जॉब फ्रीज हो जाती है, बहुत कम हायरिंग होती है, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि ड्रॉ नहीं आ रहे। बाकी होप फॉर द बेस्ट यार, तैयारी करते रहो, अपना प्रिपेयर करते रहो, ये देखते रहो क्या क्या ऑप्शंस है वो देखते रहो कि पॉइंट्स बढ़ाएं, कैसे क्या हो सकता है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके कुछ भी करके अगर आप कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में एलिजिबल हो सकते हो तो वो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उसके अलावा कोई भी आपको नए रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उसके लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको कुछ समझ में ना आ रही हो तो डू लेट मी नो, तो मैं आपको एक उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा बिल्डिंग मैनेजर है मैं उसके साथ एक वीडियो बनाऊँ ताकि वो ही आपको मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस बता देगा और बता देगा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेरीज मैं रिसीव करता हूँ अकोमोडेशन को लेके, तो मैं उस बंदे को ही लेकर अपने एक वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि अगर वो बन सकी तो, नहीं होगा तो मैं उसी से सब कुछ पता करके एक वीडियो बना दूंगा कि भैया आपको कैसे अकोमोडेशन में हेल्प हो सकती है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं। ठीक है, तो गाइस ठीक है, मिलते हैं। बाकी यार मेरी वीडियोस मुझे पता है बहुत सीरियस रहती है, तो अगर ज़्यादा कुछ बोरिंग हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलो फेस्टिव का सीज़न है, एंजॉय करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।